Good morning, students. Today we are going to discuss quantum mechanical model of atom. Quantum mechanical model of atom की जरूरत कब पड़ी या ये कब एग्जिस्टेंस में आया? जब बोहर का मॉडल was challenged. Bohr's model was challenged by de Broglie principle and Heisenberg's uncertainty principle, which jointly lead to dual nature. Not jointly, de Broglie principle को हम exactly कहते हैं dual nature of matter. तो अब डी ब्रोगली प्रिंसिपल से ये क्लियर हो गया था कि एवरी मैटर पार्टिकल हैज टू कैरेक्टर्स. वन इज पार्टिकल, तो वो है ही, इसके सिवाय उसमें वेव नेचर भी है. और जबकि बोहर का मॉडल आया था तो उसने इलेक्ट्रॉन की केवल पार्टिकल नेचर को कंसीडर किया था, वेव नेचर को कंसीडर नहीं किया था. और दूसरे बोहर के मॉडल को ऑब्जेक्शन ये लगा कि जो इलेक्ट्रॉन था, बोहर के अनुसार इलेक्ट्रॉन जो है इट रिवॉल्व्स इन अ सर्कुलर पाथ लाइक दिस एंड दैट सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड ऑर्बिट. तो हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ने ये बताया कि आप किसी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की एग्जैक्ट पोजीशन और वेलोसिटी साइमल्टेनियसली नहीं माप सकते. जबकि ऑर्बिट की हम बात कर रहे हैं तो ऑर्बिट कैसे बनता है, एक सर्कल कैसे बनता है, ये सारे पॉइंट्स जिनका सेंटर एक हो, उन सारे पॉइंट्स के लोकस को हम क्या कहते हैं, सर्कल. यानी कि हम ये बताना चाह रहे हैं कि बताना चाह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन पहले यहां था, फिर यहां था, फिर यहां था, फिर यहां था, फिर यहां था, और इस तरह ये सारे पॉइंट्स को जोड़ दें तो क्या बनने वाला है, एक ऑर्बिट. जब किसी हेजनबर्ग ने ये बोला कि जब हम एक माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल यानी कि एक इलेक्ट्रॉन की पोजीशन एग्जैक्टली 100% श्योरिटी से बता ही नहीं सकते, एक्यूरेसी से बता ही नहीं सकते, तो हम ऑर्बिट की बात कैसे कर सकते हैं. ऑर्बिट तो तभी बनेगा अगर आपको 100% पता है कि इलेक्ट्रॉन यहां मौजूद था. हम ऐसा नहीं कर सकते. तो फिर इसके बाद आया क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम. क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के लिए क्वांटम मैकेनिक्स क्या है? वैसे तो न्यूटन के लॉज ऑफ मोशंस जो हैं दे आर एप्लीकेबल ऑन पार्टिकल्स. पार्टिकल नेचर के लिए न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन बिल्कुल सही. क्वांटम मैकेनिक्स वो वाली ब्रांच है साइंस की जो मैटर की पार्टिकल और वेव दोनों नेचर्स को ध्यान में रखते हुए उसके बिहेवियर को इससे रिलेटेड उसमें चीजें डिराइव की गई हैं. उसमें इन दोनों नेचर्स ऑफ मटेरियल को ध्यान में रखते हुए उसका सारा बिहेवियर प्रिडिक्ट किया गया है. वो है क्वांटम मैकेनिक्स, वो ब्रांच है. तो क्वांटम मैकेनिक्स में इरविन श्रोडिंगर और वर्नर हेजनबर्ग ये दो साइंटिस्ट थे. इन्होंने क्वांटम मैकेनिक्स को डेवलप किया और 1926 में ये इन्होंने डेवलप किया और इनको नोबेल प्राइज भी मिला था 1933 में जाके. सो अकॉर्डिंग टू देम उन्होंने इलेक्ट्रॉन के लिए एक इक्वेशन, एटम में जो इलेक्ट्रॉन है स्पेशली हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन के लिए एक इक्वेशन डिवाइस की थी जिसको हम कहते हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन. ठीक वैसे जैसे हम सब ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रखी है. क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है उसमें x के दो सॉल्यूशंस आते हैं और फिर x की दो पॉसिबल वैल्यूज निकलती हैं. श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो है
वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की अपेक्षा कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स इक्वेशन है, तो उसमें जो है वो उसके सॉल्यूशंस बहुत ज्यादा संख्या में हैं और वो बहुत कॉम्प्लेक्स सी इक्वेशन है. इट इज नॉट एज सिंपल एज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लेकिन है बेसिकली उस टाइप की इक्वेशन. तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो है वो है कर्ली स्क्वायर साई अपॉन कर्ली एक्स स्क्वायर प्लस कर्ली स्क्वायर साई अपॉन कर्ली वाई स्क्वायर प्लस कर्ली स्क्वायर साई अपॉन कर्ली जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर m upon h square into e minus v into psi is equal to 0. Now what is this psi? इसमें psi है amplitude of electron wave. Okay? यानी कि जब हम इलेक्ट्रॉन वेव के एम्पलीट्यूड की बात कर रहे हैं तो हम इलेक्ट्रॉन की वेव नेचर की बात कर रहे हैं. ये एक्स वाई जेड क्या है? एक्स वाई जेड हैं कोऑर्डिनेट्स. इलेक्ट्रॉन की जो पोजीशन है उसको हम स्पेस में किसकी मदद से मापते हैं? कोऑर्डिनेट्स की मदद से. तो ये वो कोऑर्डिनेट्स हैं. ये साई जो है इलेक्ट्रॉन वेव का डबल डेरिवेटिव है, सेकंड डेरिवेटिव है कर्ली बाई एक्स मल्टीप्लाइड बाई कर्ली बाई एक्स, दैट इज कर्ली स्क्वायर कर्ली एक्स स्क्वायर. एक्स कोऑर्डिनेट में ये जो इलेक्ट्रॉन वेव है उसके एम्पलीट्यूड का डेरिवेटिव है. ये वाई कोऑर्डिनेट में विद रिस्पेक्ट टू वाई कोऑर्डिनेट, ये विद रिस्पेक्ट टू जेड कोऑर्डिनेट उसका डेरिवेटिव है 8 पाई स्क्वायर एम. एम क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. अब जब हम मास की बात करते हैं दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट पार्टिकल नेचर ऑफ द इलेक्ट्रॉन, क्योंकि पार्टिकल क्या होता है? समथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस. तो ऐसी चीज को हम क्या कहते हैं? पार्टिकल. तो ये इस इक्वेशन में हम वेव नेचर यानी कि एम्पलीट्यूड की, इलेक्ट्रॉन वेव के एम्पलीट्यूड की बात कर रहे हैं, उसके मास की भी बात कर रहे हैं. और ये जो E है इट इज टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन and V is the potential energy. और इस इक्वेशन को श्रोडिंगर वेव इक्वेशन कहते हैं. श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व करें तो जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करें तो x की वैल्यू आती है. यहां पे किसकी वैल्यूज आएंगी? डिफरेंट वैल्यूज साई की आएंगी. सारी की सारी वैल्यूज जो हैं वो उनकी प्रैक्टिकल यूटिलिटी नहीं होती, लेकिन मतलब इलेक्ट्रॉन के बारे में काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन साई की वैल्यूज से हमें मिल जाती है. और इसके सिवाय एक चीज होती है साई स्क्वायर. साई स्क्वायर इसको बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव. एज सच हमें इंटेंसिटी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन साई स्क्वायर इट गिव्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन अराउंड in space around nucleus. सो ये जो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम है इसके मेन फीचर, मतलब श्रोडिंगर वेव इक्वेशन तो हमने कर ली, लेकिन ये क्या मान के, मतलब किस तरह से एटम और इलेक्ट्रॉन को प्रिडिक्ट करता है. पहली बात इस मॉडल की ये है कि ये मानते हैं कि एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड. मतलब इलेक्ट्रॉन जहां है वहां उसकी फिक्स्ड एनर्जी होगी, स्पेसिफिक वैल्यू होगी उसकी पोजीशन के हिसाब से, और जब तक वो किसी एक न्यूक्लियस के साथ बंधा हुआ है. एटम ने जो है न्यूक्लियस के साथ बंधा होता है इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस इसको अट्रैक्ट करता है, तो इलेक्ट्रॉन की एक खास दूरी पे न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन जो है वो रोटेट करता रहता है. तो उसकी पोजीशन के हिसाब से, जिस पोजीशन पे वो है उस हिसाब से उसकी एनर्जी जो है वो फिक्स्ड है. ये बात बोहर के ऑर्बिट से मैच करती है.
दूसरी है। और दूसरा है कि ये जो क्वेंटाइज्ड एनर्जी लेवल्स हैं ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हैं, दे आर रिजल्ट ऑफ वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इसकी सारी इंफॉर्मेशन जो है वो हमें श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को अगर सॉल्व करें तो जो साई के वैल्यूज आती हैं, सॉल्यूशंस आते हैं, वो सारी इंफॉर्मेशन जो है इलेक्ट्रॉन की क्वेंटाइज्ड एनर्जी लेवल्स कितनी होगी, कहां होगी, क्या होगी, वो सारी वैल्यूज हमें साई के सॉल्यूशन, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो साई की जो वैल्यूज आती हैं उनसे इसकी इंफॉर्मेशन मिलती है। प्रिसाइज पोजीशन एंड वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ये मेजर नहीं किए जा सकते एक इलेक्ट्रॉन के एटम में, क्योंकि हेजनबर्ग प्रिंसिपल, हेजनबर्ग ने खुद ही क्वांटम मैकेनिक्स जो थी वो डेवलप की थी। तो इन्होंने साफ कहा कि जैसे बोहर ने ऑर्बिट बोला था कि ऑर्बिट होगा ऐसे सर्कुलर ऑर्बिट, हेजनबर्ग या श्रोडिंगर ने इस चीज को, क्वांटम मैकेनिक्स वाले इस चीज को बिल्कुल मना करते हैं कि प्रिसाइजली एग्जैक्टली हम ये कभी नहीं बता सकते कि इलेक्ट्रॉन यहां मौजूद होगा। हम क्या कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की पॉसिबिलिटी साई स्क्वायर, वो कब कहां कितनी होगी वो कैलकुलेट। प्रोबेबिलिटी वही होती है कि हम बादल देख के बोल दें कि जी आज बारिश हो सकती है। अब बारिश ये 100% नहीं है कि बारिश होगी, हो सकती है, मे बी इट रेन्स एंड मे नॉट बी इट रेन्स। तो हम प्रोबेबिलिटी बता सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन कब कहां पाया जाएगा, इस चीज की संभावना कितनी है, वो साई स्क्वायर से बता सकते हैं। लेकिन ऐसे 100% आप ये ऑर्बिट की बात नहीं कर सकते कि यहां पाया जाता है, ये तो 100% श्योरिटी है कि यहां पाया गया। सो ये जो जो जिसको बोहर ऑर्बिट कहता था वो 100% श्योरिटी वाला रास्ता था। अब प्रोबेबिलिटी के आधार पे जो क्वांटम मैकेनिक्स निकल के आएगा वो आएगा ऑर्बिटल। ऑर्बिटल जो है ये न्यूक्लियस के इर्द गिर्द पाए जाने वाली स्पेस में इलेक्ट्रॉन के होने की संभावना को दर्शाता है ऑर्बिटल, कि यहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना काफी ज्यादा है। उस जगह को क्या बोलते हैं, उस स्पेस को कहते हैं ऑर्बिटल। ऑर्बिट एक सर्कल की तरह होता है और ऑर्बिटल वैसे है जैसे मधुमक्खी का ये छत्ता है और मधुमक्खी ऐसे भी घूम रही है, ऐसे भी घूम रही है, ऐसे भी घूम रही है, सब तरफ से इसके कभी नजदीक आ जाती है कभी दूर, लेकिन इसको सब तरफ से घेरे हुए है। यानी कि ये 3 डायमेंशनल है, ये जो ऑर्बिटल है आपका। इसमें आप न्यूक्लियस को मधुमक्खी का छत्ता मान लें और इलेक्ट्रॉन को क्या मान लें, मधुमक्खी मान लें। तो मधुमक्खी की जैसी मोशन होती है न्यूक्लियस के इर्द गिर्द, अपने छत्ते के इर्द गिर्द, वो 3D मतलब 3 डायमेंशंस में है। और उन सारी मोशंस का अगर फोटोग्राफ ले लें तो फिर वो ऑर्बिटल बनता है। तो और प्रोबेबिलिटी जैसे साई जो है वो इलेक्ट्रॉन वेव का एम्पलीट्यूड है, तो साई का स्क्वायर कर दें अगर हम, तो वो जो आता है इट गिव्स प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन अराउंड न्यूक्लियस इन गिवन स्पेस। तो ये जो ऑर्बिटल वाला कंसेप्ट आया है इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब हम, ये न्यूक्लियस है और हम 100% श्योरिटी से ये नहीं कह सकते कि इलेक्ट्रॉन ऐसे सर्कल में घूमता है, लेकिन हम क्या करते हैं कि उसके अलग अलग वक्त पे फोटोग्राफ्स ले लेते हैं। एक वक्त पे इलेक्ट्रॉन यहां देखा गया, फिर यहां, फिर यहां, फिर यहां, ऐसे ऐसे ऐसे, इस तरह से ये अलग अलग टाइम पे इलेक्ट्रॉन के फोटोग्राफ्स हैं। कभी इलेक्ट्रॉन यहां भी दिखा होगा, तो ऐसे ऐसे। फिर हम क्या बोल सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन जो है वो इस बाउंड्री के अंदर 99% टाइम पे देखा गया है। तो इस बाउंड्री के अंदर ये जो 3 डायमेंशनल गोला बनता है इसको हम कहेंगे ऑर्बिटल।
ऑर्बिटल इज 3 डायमेंशनल। और ऑर्बिटल क्या है कि इलेक्ट्रॉन हमने बार बार किसी क्षण पे, किसी सेकंड पे यहां देखा गया, फिर यहां, इन सारे फोटोग्राफ्स को अगर इकट्ठा कर दें उसकी पोजीशन के फोटोग्राफ्स को, तो ऑर्बिटल बनता है। ऑर्बिटल इज ए कंसेप्ट गिवन बाय क्वांटम मैकेनिकल या क्वांटम मैकेनिक्स। अब हम बात करते हैं ऑर्बिटल्स एंड ऑर्बिटल की डेफिनेशन तो खैर होगी, तो इसको अगर डिफाइन करना हो तो आप ये कह सकते हैं दैट ऑर्बिटल इज रीजन ऑफ स्पेस अराउंड न्यूक्लियस वेयर प्रोबेबिलिटी of finding an electron is maximum. तो ये जो ऑर्बिटल होते हैं ये बहुत तरह के होते हैं। ऑर्बिटल्स एक एटम में अलग अलग तरह के, अलग साइज, शेप, एनर्जी, डिफरेंट ऑर्बिटल्स का साइज, शेप, एनर्जी डिफरेंट हो सकती है। और शेप और ओरिएंटेशन जो है उस पे डिपेंड करेगा कि इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना कहां पे ज्यादा है, कहां कम है। लेकिन अब अलग अलग ऑर्बिटल्स जो हैं उनकी क्या साइज होगा, क्या शेप होगा, क्या एनर्जी होगी, ये हमें पता चलता है क्वांटम नंबर से। क्वांटम नंबर्स जो होते हैं ये एक तरह से, जैसे हमें कोई लेटर आता है तो उसके ऊपर एड्रेस लिख रखा होता है, हाउस नंबर, विलेज, तहसील, पोस्ट ऑफिस, वो सारी, इन सारी चीजों का, और फिर पिन कोड एक होता है। अगर ये सारी चीजों पे हम पोस्ट ऑफिस, तहसील, विलेज, हाउस नंबर करते चलें तो हमारी एग्जैक्ट पोजीशन, लोकेशन सब कुछ पता चल जाता है। तो क्वांटम नंबर जो है वो एक इलेक्ट्रॉन के जो क्वांटम नंबर्स या एक ऑर्बिट के जो क्वांटम नंबर्स होते हैं वो उस ऑर्बिट की साइज, शेप, एनर्जी, न्यूक्लियस से दूरी, ये सारी चीजें क्वांटम नंबर से पता चलती हैं। सो लेट अस डू दीज क्वांटम नंबर्स। वी हैव इन टोटल 4 क्वांटम नंबर्स। और ये क्वांटम नंबर्स कहां से मिलते हैं? ये साई की वैल्यूज जो आती हैं, इसको श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो साई की डिफरेंट वो वैल्यूज जिनकी प्रैक्टिकल यूटिलिटी है, वो प्रैक्टिकली उनको कहते हैं क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर्स पहले मेनली तीन माने गए थे। वन इज एजीमुथ, सॉरी, सबसे पहले है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसका सिंबल होगा स्मॉल एन। दूसरा है एजीमुथल क्वांटम नंबर, इसका सिंबल है स्मॉल एन। नो 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 एल। एंड देन इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, उसका सिंबल है एम, जो मैंने गलती से यहां लिख दिया था पहले। और ये तीन मेन थे, लेकिन फिर चौथा इंट्रोड्यूस हुआ था स्पिन क्वांटम नंबर, स्मॉल एस। अब वी शैल सी देम वन बाय वन। ये जो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये क्या चीज है? सिंबल एन
और n क्या हो सकता है, 1 2 3 4, ऐसे इसकी कोई भी वैल्यू हो सकती है। और ये जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है k l m n, ऐसी भी इसकी वैल्यूज होती है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या क्या हमें क्या इंफॉर्मेशन देता है इलेक्ट्रॉन के बारे में? पहली इंफॉर्मेशन ये देता है कि ये न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन है, इसके बीच का एवरेज डिस्टेंस स्मॉल n गिव्स एवरेज डिस्टेंस किसके बीच? बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। पहली इंफॉर्मेशन इससे क्या मिलती है? इट गिव्स द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन। के इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से कितनी दूरी पे है, ये इंफॉर्मेशन हमें इससे मिलती है। सेकंड, इट डिटर्मिन्स एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। En हम पहले कर चुके हैं, -2 पाई स्क्वायर m e⁴ n स्क्वायर h स्क्वायर। ये जो n है, n क्या है? ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इट डिसाइड्स द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो इस रिलेशन में, ये रिलेशन हम पहले भी कर चुके हैं, तो यहां पे जो n की वैल्यू पुट की जाती है, इट इज वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और यहां से हमें पता है कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर चेंज होता है तो एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन भी चेंज होती है। और हमें यह भी मालूम है कि सबसे पहला जो प्रिंसिपल शेल है या मेन एनर्जी लेवल है, उसकी एनर्जी सबसे कम होती है, फिर L की ज्यादा होती है, फिर M की ज्यादा होती है, फिर N, इस तरह से जो भी आते जाएंगे। या फर्स्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में अगर इलेक्ट्रॉन होगा तो उसकी एनर्जी सेकंड से कम होगी, सेकंड की थर्ड से, थर्ड की फोर्थ से, एंड सो ऑन। और तीसरी बात, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ प्रिंसिपल शेल। कितने हो सकते हैं? 2 × n स्क्वायर। इसको देखें, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें इसके नंबर होते हैं 1 2 3 4। ये एक तरह से हमें ये बता रहा है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से हमें किसका पता चलता है? प्रिंसिपल शेल का। प्रिंसिपल शेल भी कह देते हैं इसको, मेन एनर्जी लेवल। अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 1 होगी तो प्रिंसिपल शेल कौन सा हुआ? फर्स्ट प्रिंसिपल शेल। या मेन एनर्जी लेवल कौन सा हुआ? फर्स्ट। जैसे ये न्यूक्लियस है, इसके इर्द गिर्द ये फर्स्ट प्रिंसिपल शेल है, ये सेकंड, ये थर्ड। तो ये जो n है, यहाँ पे n की वैल्यू 1 2 3। अब यहाँ हमें साफ पता लग रहा है कि 1 वाला न्यूक्लियस के सबसे नजदीक है। 1 में अगर इलेक्ट्रॉन होगा तो न्यूक्लियस के नजदीक होगा, सेकंड में दूर होगा, थर्ड में और दूर होगा। 1 की एनर्जी सबसे लो है, 2 की हाई, 3 की हाई, आगे इस तरह से। और कितनी एनर्जी होती है, दैट इज अगेन गिवन बाय दिस फॉर्मूला, ये हम पहले से कर चुके हैं। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से हमें मेन एनर्जी लेवल ऑफ इलेक्ट्रॉन या मेन शेल जिसमें वो रह रहा है वो पता लगता है। एजिमुथल क्वांटम नंबर से पहले एक और चीज जो बताना जरूरी है कि एक प्रिंसिपल शेल में, एक मेन शेल में कितने ऑर्बिटल्स होंगे। हर प्रिंसिपल शेल में कुछ ऑर्बिटल्स होते हैं, उनकी संख्या जो है इट इज गिवन बाय n स्क्वायर। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स प्रेजेंट इन अ प्रिंसिपल शेल इज गिवन बाय फॉर्मूला n स्क्वायर। जैसे पहला प्रिंसिपल शेल है, उसमें 1 ऑर्बिटल होगा, दूसरे में 2 स्क्वायर यानी कि 4 होंगे, तीसरे में 3 स्क्वायर दैट इज 9 होंगे। इस तरह से नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स यहाँ। और
पांचवी बात क्या है कि साइज ऑफ ऑर्बिटल, साइज ऑफ मेन शेल भी किस पे डिपेंड करता है? प्रिंसिपल शेल पे। अगर फर्स्ट प्रिंसिपल शेल छोटा होगा, सेकंड उससे बड़ा होगा, थर्ड उससे बड़ा होगा, तो साइज, एनर्जी सब कुछ किस पे डिपेंड कर गया? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर या प्रिंसिपल शेल पे। अब अगला हम करेंगे एजीमुथल। क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या चीज है? एजीमुथल क्वांटम नंबर, इसका सिंबल एल होता है और इसका एक और नाम है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम और सबसिडियरी क्वांटम नंबर भी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? सबसिडियरी क्वांटम नंबर भी इसी को कहते हैं। और इसकी वैल्यूज जो निकालनी हो तो हम 0 से स्टार्ट करेंगे। 0, 1, 2 अप टू n-1। इसका एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए n की वैल्यू क्या है? 1। तो l की वैल्यू क्या हो सकती है? केवल 0, क्योंकि n-1 दैट इज 1 क्या हो गया? 0। अगर n की वैल्यू 2, प्रिंसिपल शेल की वैल्यू 2 हो गई जब, यानी कि मेन एनर्जी लेवल 2 है, तो l की वैल्यू 1 क्या आएगी? 0। और दूसरी 2 - 1 यानी कि क्या आ जाएगी? 1। उसी तरह n = 3, तो l क्या आ जाएगा? 0, 1 और 3 का मतलब 3 - 1 दैट इज 2 तक जा सकते हैं। इस तरह से हम l की वैल्यूज निकाल देते हैं। l जो है वो हमें बताता है कि ये जो l जो है इसकी वैल्यूज के सिवाय इंफॉर्मेशन क्या देता है हमें? हर प्रिंसिपल शेल में कुछ एक सब शेल्स होते हैं। हर प्रिंसिपल शेल में एक फिक्स्ड नंबर ऑफ सब शेल्स होते हैं और नंबर ऑफ सब शेल्स प्रेजेंट इन अ प्रिंसिपल शेल। किसी प्रिंसिपल शेल में कितने सब शेल पाए जाएंगे छोटे छोटे, तो उनकी संख्या जो है वो L से पता चलती है। और दूसरी इंफॉर्मेशन ये देता है कि दूसरा ये बताता है इट गिव्स द वैल्यू ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है सर्कुलर पाथ में, तो उसका एंगुलर मोमेंटम की क्या वैल्यू होगी किसी इन अ सब शेल। प्रिंसिपल शेल के अंदर क्या होते हैं? सब शेल होते हैं छोटे छोटे, और उसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो घूम रहा है, तो उसके उसमें क्या एंगुलर मोमेंटम रहेगी इलेक्ट्रॉन की, वो यहां से पता लगता है। और तीसरा, शेप्स ऑफ डिफरेंट सब शेल्स, इसका अंदाजा भी हमें यहीं से लगता है कि कैसी शेप रहेगी इसकी। तो अब देखें, हमने बात की कि जब n की वैल्यू 1 है तो l की वैल्यू केवल 1 है। इस बात का मतलब यह है कि फर्स्ट प्रिंसिपल शेल में देयर इज ओनली 1 सब शेल, क्योंकि l की केवल एक ही वैल्यू आ रही है और वो कितनी है? 0। सेकेंड प्रिंसिपल शेल में l की 2 वैल्यूज आ रही हैं, 0 और 1, तो इसमें 2 सब शेल्स होंगे। थर्ड प्रिंसिपल शेल में 0, 1, 2, 3 सब शेल्स।
ओके, अब ये जो एक बात और याद रखने वाली क्या बात है, यहां पे L की वैल्यू जब 0 आती है तो सब शेल की टाइप जो होती है वो होती है S। जैसे फर्स्ट प्रिंसिपल शेल में L की वैल्यू 0 आई तो इस सब शेल का नाम होगा 1S, क्योंकि 0 तो L की वैल्यू बहुत बार आएगी, पर ये किस में 0 आई? फर्स्ट प्रिंसिपल शेल में। 1 आपको बता रहा है प्रिंसिपल शेल का नंबर, और S आपको बता रहा है टाइप ऑफ सब शेल कौन सा है, ये L टाइप S टाइप सब शेल है। अब सेकंड प्रिंसिपल शेल में L की वैल्यू एक 0 आई, एक 1 आई, तो L की वैल्यू जब 0 होती है तो सब शेल की टाइप होती है S, लेकिन ये किसका S है? किसका S है? सेकंड प्रिंसिपल शेल का S है, तो इसका नाम पड़ेगा 2S। L की वैल्यू जब 1 होती है, ये पहले मैं बता देती हूं, व्हेन L इज 1 तो सबशेल का नाम पड़ता है P, व्हेन L इज 2 सबशेल का नाम पड़ता है D, व्हेन L इज 3 सबशेल का नाम पड़ जाएगा F, इस तरह से। अब यहां देखते हैं, 2 स्टैंड्स फॉर प्रिंसिपल शेल, S स्टैंड्स फॉर 0 वैल्यू ऑफ L। अब 2 अगेन यहां पे 2 लगेगा और L की वैल्यू 1 है तो ये होगा P। यहां पे थर्ड प्रिंसिपल शेल के जो सब शेल हैं उनके सबसे पहले 3 तो लगेगा ही लगेगा। अब L की वैल्यू 0 है तो ये 3S हो गया, L की वैल्यू 1 है तो ये 3P हो गया, L की वैल्यू 2 है तो ये 3D। ये 2 से हमें D से हमें L की वैल्यू 2 है ये पता लग रहा है, P से हमें L की वैल्यू 1 है ये पता लग रहा है, S से हमें L की वैल्यू 0 ये पता लग रहा है, और 3 क्या है? प्रिंसिपल शेल है। सो ये अब इस चीज को देखते हुए हम ये समझ सकते हैं कि अगर ये न्यूक्लियस है तो फर्स्ट प्रिंसिपल शेल जो है उसमें केवल एक ही सब शेल है जिसका नाम क्या है? 1S। लेकिन जो सेकेंड प्रिंसिपल शेल है उसमें 2 सब शेल हैं और उनका नाम है 2S 2P। 2S वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम होगी और 2P वाले की हाई होगी, यानी कि एक ही प्रिंसिपल शेल में अगर आप हैं तो भी आपकी एनर्जी बराबर होगी। ऐसा नहीं होगा 2S वाले की एनर्जी जो है वो कम होगी, 2P वाले की ज्यादा होगी, क्योंकि 2S पहले आता है और 2P बाद में आता है। थर्ड प्रिंसिपल शेल में क्या क्या पाया जाएगा? 3S 3P 3D, 3S 3P 3D। फिर उसी तरह से फोर्थ में पाया जाएगा 4S 4P 4D 4F, 4S 4P 4D 4F। सो एक प्रिंसिपल शेल में बहुत से नहीं, एक से ज्यादा सब शेल्स हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि कौन सा प्रिंसिपल शेल आपका चल रहा है। और एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू जो है वो किस फॉर्मूला से मिलती है? L इंटू L प्लस 1 अंडर द रूट multiplied by h upon 2 pi. This gives you angular momentum of electron. ये भी याद रखें, किसी इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम निकालना है तो एजीमुथल क्वांटम नंबर मतलब L इंटू L प्लस 1 का अंडर रूट लेंगे और उसको h अपॉन 2 पाई से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आज यहीं तक करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम मैग्नेटिक और स्पिन क्वांटम नंबर के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।